नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक बच्चा सोचना कैसे सीखता है? क्या ये एक धीमी मतलब कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है या फिर दिमाग में अचानक से कोई बत्ती जल जाती है? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे पास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और शोध पत्र हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जीन पियाजे थे कौन और उनका वो एक मुख्य विचार क्या था जिसने बाल मनोविज्ञान की दुनिया में इतनी बड़ी हलचल मचा दी? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उनकी सबसे बड़ी और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी खोज ये थी कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते। अच्छा। उस समय यानी 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर लोग मानते थे कि बच्चा एक क्या कहते हैं कोरी स्लेट जैसा है। हाँ, टैबुला रासा वाला कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल, कि बच्चा एक खाली बर्तन है और हम बड़े लोग उसमें जानकारी भरते हैं। जो सिखाएंगे वो सीख लेगा। एकदम। प्याजे ने इस सोच को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, बच्चा कोरी स्लेट नहीं है बल्कि एक खोज करता है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा अपनी दुनिया का नक्शा खुद बना रहा है। वो अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से सीखता है। जैसे? वो खिलौने को पटक कर देखता है कि क्या होता है, चम्मच से कटोरी बजाकर आवाज सुनता है, हर चीज को मुंह में डालकर उसे समझने की कोशिश करता है। मतलब वो एक तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी दुनिया के साथ। बिल्कुल, वो परिकल्पनाएं बना रहा है और उन्हें जांच रहा है। अगर मैं इसे गिराऊंगा तो क्या होगा, यही तो एक वैज्ञानिक करता है। पियाजे का पूरा सिद्धांत इसी एक विचार पर टिका है कि विकास क्रमबद्ध चरणों में होता है। हर बच्चा लगभग एक ही क्रम से गुजरता है, कोई जल्दी कोई देर से, पर रास्ता वही रहता है। ठीक है, तो बच्चा खुद अपना ज्ञान बनाता है, ये बात समझ में आई। पर ये प्रक्रिया ये होती कैसे है? मतलब दिमाग के अंदर का तंत्र क्या है? यहाँ पियाजे के कुछ बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आते हैं और सबसे पहला और बुनियादी कॉन्सेप्ट है स्कीमा। स्कीमा, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? यूँ समझिए कि यह दिमाग में बनी एक मानसिक संरचना है या जानकारी का एक फोल्डर। दिमाग में एक फोल्डर? जी, हमारे दिमाग में हर चीज के लिए एक फोल्डर बना होता है। कुर्सी का एक स्कीमा है, त्योहार का एक स्कीमा है, दोस्ती का एक स्कीमा है। अच्छा, तो जैसे ही कोई कुर्सी कहता है, मेरे दिमाग में उस फोल्डर से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ जाती है। चार पैर, बैठने की जगह वगैरह वगैरह। बिल्कुल। अब देखिए ये बच्चों में कैसे काम करता है। मान लीजिए एक छोटे बच्चे के दिमाग में कुत्ता का एक स्कीमा है। उस स्कीमा में क्या होगा? चार पैर वाला जानवर जिसके कान होते हैं, पूंछ होती है। सही है। अब जब वो बच्चा पहली बार एक बिल्ली को देखता है तो वो उसे भी कुत्ता कह सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बिल्ली भी उसके पुराने कुत्ता वाले स्कीमा में फिट हो रही है। इस प्रक्रिया को पियाजे समाकलन या असिमिलेशन कहते हैं। मतलब नई जानकारी को बिना बदले पुराने स्कीमा में ही जोड़ लेना। दिलचस्प है। तो वो नई जानकारी को अपनी पुरानी समझ के खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है। एकदम। लेकिन फिर दिमाग सिर्फ इतना ही नहीं करता। जब बच्चे को कोई बताता है नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं ये बिल्ली है, देखो ये म्याऊं करती है, तो बच्चे का दिमाग एक दुविधा में पड़ जाता है। उसका पुराना स्कीमा काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो कुत्ता वाले स्कीमा को अपडेट करे या फिर बिल्ली नाम का एक बिल्कुल नया स्कीमा, एक नया फोल्डर बनाए। इस प्रक्रिया को समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। तो समाकलन यानी नई चीज को पुराने सांचे में ढालना, और समायोजन मतलब नई चीज के लिए सांचे को ही बदल देना। आपने एकदम सही समझा। और इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने की जो दिमागी कसरत है उसे पियाजे संतुलन प्रक्रिया या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। पियाजे के अनुसार यही संतुलन बनाने की कोशिश ही सीखने की असली ताकत है। ये तो सीखने की पूरी मशीनरी समझने जैसा है। तो ये तो हो गई दिमाग के काम करने की मशीनरी। पर असल जिंदगी में 1 साल के बच्चे और 8 साल के बच्चे की सोच में जो जमीन आसमान का फर्क दिखता है, पियाजे उसे कैसे समझाते हैं? हाँ, यहीं पर उनके सिद्धांत का वो हिस्सा आता है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। विकास की 4 अवस्थाएं। जी, विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें इंद्रियों मतलब सेंसेस और शारीरिक क्रियाओं का बड़ा रोल है। मतलब देखना, सुनना, छूना। बिल्कुल, पकड़ना, मुंह में डालना, फेंकना, इन सब से ही बच्चा दुनिया को सीखता है। इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास। वस्तु स्थायित्व, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व है। अच्छा। हाँ, एक 4-5 महीने के बच्चे के लिए जो दिख नहीं रहा वो है ही नहीं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लिटरली। आप उसके सामने से खिलौना हटाकर चादर के नीचे छिपा दें तो वो सोचेगा खिलौना दुनिया से गायब हो गया। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब माँ कमरे से बाहर जाती है तो बच्चे को लगता है कि माँ का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ये तो बच्चे के लिए बहुत डरावना होता होगा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। शायद इसीलिए बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी होती है। बिल्कुल, इसका सीधा संबंध उसी डर से है।
लेकिन लगभग 8-9 महीने का होते होते वो समझने लगता है कि खिलौना या माँ चादर के नीचे छिपे हैं, गायब नहीं हुए। यही वस्तु स्थायित्व है। ये एक बहुत बड़ी मतलब दिमागी छलांग है। अच्छा, तो 2 साल तक बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं और इंद्रियों से दुनिया को समझता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल तक। जी, 2 से 7 साल। यहाँ से भाषा और कल्पना की दुनिया शुरू होती है। बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीखता है। एक लकड़ी का टुकड़ा उसके लिए हवाई जहाज बन सकता है। हाँ, इस उम्र में बच्चे अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। और उनकी सोच की 2 खास बातें हैं। पहली, आत्म केंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वार्थी है, बल्कि ये कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि दुनिया को दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। उससे लगता है जैसा वो सोचता है वैसा ही सब सोचते हैं। एकदम। अगर उसे अंधेरे से डर लगता है तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेगा। वो सोचेगा कि अगर मैं दानव को नहीं देख सकता तो दानव भी मुझे नहीं देख सकता। और दूसरी खास बात है जीववाद यानी एनिमिज्म। मतलब निर्जीव चीजों में भी जान और भावनाएं समझना। जैसे बच्चों को लगता है कि चांद मेरा पीछा कर रहा है। बिल्कुल सही उदाहरण है। या फिर खिलौना कार से टकराने पर टेबल को डांटना कि तुमने मेरी गाड़ी को क्यों मारा। उसके लिए टेबल में भी चेतना है। इस उम्र में बच्चे की तार्किक सोच बहुत कमजोर होती है। ठीक है, तो 7 साल की उम्र के बाद क्या बच्चा इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर तर्क करना शुरू कर देता है? हाँ, यहीं से तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज शुरू होती है। 7 से 11 साल। जी, अब बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वो केवल मूर्त मतलब कॉन्क्रीट चीजों के बारे में ही तर्क कर सकता है, जिन्हें वो देख या छू सकता है। मतलब ये वो उम्र है जब गणित के सवाल हल करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप चीजों को गिन सकते हैं। सही। लेकिन ईमानदारी या न्याय जैसे विषयों पर तर्क करना मुश्किल होता है। एकदम सही। इस अवस्था में वो संरक्षण मतलब कंजर्वेशन को समझने लगता है। अब अगर आप 2 बराबर ग्लास का पानी एक चौड़े बर्तन में डालेंगे तो वो समझ जाएगा कि पानी की मात्रा उतनी ही है। उसमें वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की क्षमता आ जाती है और क्रमबद्धता यानी सीरिएशन की समझ भी। मतलब चीजों को एक क्रम में लगाना, जैसे छोटे से बड़ा। लेकिन उसकी सोच अभी भी जमीन से जुड़ी हुई है। अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं की दुनिया में उसने अभी कदम नहीं रखा है। और इसके बाद आती है आखिरी और सबसे उन्नत अवस्था। हाँ, चौथी और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष और उससे अधिक की उम्र में शुरू होती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ किशोर अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में सक्षम हो जाता है। वो अब सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचता जो सामने है, बल्कि उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो सिर्फ विचार या कल्पना में है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वाली सोच? बिल्कुल, इसे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क कहते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। जी, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि बच्चा अब व्हाट इफ वाले सवाल सोच सकता है। वो किसी समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में व्यवस्थित तरीके से सोच सकता है, भविष्य की योजना बना सकता है। उसकी सोच ज्यादा वैज्ञानिक हो जाती है। बिल्कुल। तो ये पूरा सफर है, अपनी इंद्रियों से दुनिया को जानने से लेकर अमूर्त विचारों को समझने तक। इस सब का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? एक टीचर के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? इसका शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। पियाजे के सिद्धांत ने हमें सिखाया कि बच्चों को उनकी उम्र और दिमागी विकास के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। मतलब एक 6 साल के बच्चे को आप बीजगणित नहीं सिखा सकते? नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसका दिमाग अभी उसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि शिक्षक को सिर्फ इंतजार करना चाहिए? नहीं, इंतजार नहीं। पियाजे के अनुसार शिक्षक को एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर बनना चाहिए, न कि सिर्फ जानकारी देने वाला। अच्छा। शिक्षक का काम है ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चा खुद करके, खोज करके सीख सके। इसीलिए गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर इतना जोर दिया जाता है। और पाठ्यक्रम भी मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। जी, पहले बच्चों को वास्तविक चीजों से गिनती सिखाओ, फिर अंकों के अमूर्त विचार की ओर ले जाओ। ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई भी सिद्धांत निखुट नहीं होता। पहली आलोचना तो यही है कि उन्होंने संस्कृति और भाषा की भूमिका को कम आंका, जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने बात की थी। जी। दूसरी, उन्होंने विकास के चरण बहुत कठोर बताए हैं, जबकि कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास इन सीढ़ियों की बजाय एक ढलान की तरह है, एक सतत प्रक्रिया। और कोई बड़ी आलोचना? एक और बड़ी आलोचना ये है कि हाल के शोध बताते हैं कि बच्चे कुछ क्षमताएं जैसे वस्तु स्थायित्व पियाजे के अनुमान से कहीं पहले भी विकसित कर सकते हैं। तो आज हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे एक नन्हा वैज्ञानिक यानी बच्चा स्कीमा, समाकलन और समायोजन के जरिए अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, और कैसे वो 4 अलग-अलग पड़ावों से गुजरता है, अपनी इंद्रियों से सीखने से लेकर अमूर्त विचारों को समझने तक। हमने ये भी जाना कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है और आज के दौर में इसे किस नजरिए से देखा जाता है। ये वाकई दिमाग के विकास की एक बहुत ही आकर्षक यात्रा है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। पियाजे ने यह सिद्धांत उस समय दिया था जब ना तो इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन,
इस पर सोचिएगा जरूर।